नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आपका अपना यूजीसी नेट जेआरएफ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जोश नेट जेआरएफ पे स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि हम लोग अभी पेपर वन यानी कि यूजीसी नेट के अंतर्गत जो पेपर वन या पार्ट वन जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस चीज़ की संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। यूनिट वाइज कर रहे हैं तैयारी, ठीक है। यूनिट वाइज तैयारी कर रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक के बीच में। इसके अंतर्गत आपको पता होगा कि हम लोगों ने 1 से लेकर के 8 तक यूनिट कंप्लीट कर लिया है और आज हम कहाँ पे हैं? यूनिट नंबर 9 पे हैं। यूनिट नंबर 9, उसमें यूनिट नंबर 9 में जिसका नाम है PDE। PD का मतलब पब्लिक, D फॉर डेवलपमेंट, E फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पब्लिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में हैं हम लोग। इससे पहले भी हम लोगों ने देख लिया है 4 लेक्चर ऑलरेडी PDE का देख लिया है। आज ये पांचवा लेक्चर है। आप कहेंगे सर ये जो आपने यूनिट 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाया है वो कहाँ मिलेगा? जब आप जाएंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे तो आपको ये ऐसे दिखेगा यूजीसी नेट पेपर वन प्लेलिस्ट में जाए, खास तौर पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक जगह कलेक्टेड मिल जाएगा यूजीसी नेट पेपर वन कंप्लीट बैच। यहाँ पर आपको तमाम 1 से लेकर के 9 तक 8 तक का जो भी पढ़ाया गया है वो मिल जाएगा। आपको 10 यूनिट ही तो होता है टोटल, ठीक है। दूसरा बात, आप जब जाएंगे यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए पेपर वन का 2015 से लेकर 2025 तक यानी 10 से 11 साल का, ठीक है, आपका पेपर यहाँ पर PYQ एनालिसिस हो जाएगा। मेरा मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन PYQ अगर करते हैं तो आपका 45 प्लस यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। 45 यहाँ से अगर हो जाएगा तो उधर कितना बचा? मुश्किल से 65 से 70 करने हैं और 65-70 करने के बाद कितना हो जाता है टोटल आपका? अगर मान लिया जाए 110 से 115 के आसपास सही बन जाएगा क्वेश्चन, हो गया आपका GRF, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोर्सेस है, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, देख रहे हैं। तो ये जो लास्ट 60 डेज GRF बैच है इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं तमाम कोर्सेज को पेपर वन और पेपर टू के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो क्रैश कोर्स है ये भी देख सकते हैं, 0 to हीरो बैच भी देख सकते हैं, यानी बिगनर के लिए जो है पेपर वन और पेपर टू का संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। शुक्ल बैच भी यहाँ पर है अगर आपका विषय हिंदी है तो। चलते हैं आगे, यहाँ देख रहे हैं पेपर यूनिट नंबर 9 का PD पब्लिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट यहाँ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम देख रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल, तमाम चीज़ों की जानकारी इसमें हम लोग पढ़ने वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। COP 21 में जानते हैं, रिसेंट क्वेश्चन भी था कि किस COP में आया है, तो COP 21 में आया है। आगे देखते हैं। हम लोगों को पता है कि कई सारे सेगमेंट हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेस। क्या पढ़ेंगे? आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेस। आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेस के अंतर्गत देखते हैं कि सबसे पहला लिखा हुआ है कि वन वृक्षों द्वारा प्रभावित बड़ी क्षेत्र है। ये पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अनेक प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। बल्कि निश्चित तौर पे आपको पता है कई सारे कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु पक्षी उसका क्या है? आवास स्थान होता है। जलवायु पैटर्न को प्रभावित करते हैं और महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। और निश्चित तौर पे जो कार्बन खास करके यहाँ पे है इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट को खींचने का काम करता है। पेड़ हो गया, वृक्ष हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन संसाधन के रूप में फॉरेस्ट एज अ रिसोर्सेस इन इंडिया, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्सेस इन इंडिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता किसको कहते हैं? भारतीय वन जैव विविधता में समृद्ध है, ठीक है, ये आपको पता है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, जीव जंतु है, सहित कई लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको बोलते हैं इसको। और वन्यजीव अभ्यारण्य तो जानते ही हैं आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क हो गया, आदि के रूप में जानते हैं। ये हो गया आर्थिक, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? वे लकड़ी के तौर पे, गैर वन उत्पाद जैसे औषधि और पौधे और बांस के तौर पे, पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। पर्यावरणीय महत्व क्या है? इन्वायरमेंटल इंपोर्टेंस क्या है? इन्वायरमेंटल इंपोर्टेंस। भारत में वन जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और जलवायु विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में वनों के बारे में तथ्य, फैक्ट्स अबाउट फॉरेस्ट इन इंडिया, वनों के प्रकार, फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णपाती वन, कांटेदार वन और मैंग्रोव शामिल होते हैं वन के प्रकार में, फॉरेस्ट वाले में, ठीक है। प्रमुख अगर वनयुक्त की बात करेंगे, मेजर फॉरेस्ट एरिया की बात करेंगे, रीजन के बारे में, तो पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं आप, ठीक है, जिसमें खास करके आप जानते हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें, जैसे अगर मान लो ये इंडिया का पार्ट बना दिए तो ये जो पार्ट बनता है पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो तमिलनाडु का पार्ट है, केरला का, वो सब उसी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिमालय हो गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया, भारत में कुछ सबसे अधिक वन क्षेत्र आता है।
अब आता है वन SAT रिपोर्ट 2021। अब मैं बता रहा हूँ 2021 के बाद 2023 का भी आ गया है रिपोर्ट, ठीक है। तो 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चलना है आपको, 2025 का रिपोर्ट अभी आया नहीं है। तो कुल मिला के 2023 का रिपोर्ट आ गया, अगर देख लेना 2025 का आ गया है तो उसको भी अपडेट कर लेना यहाँ से। तो वन और पेड़ कवर की बात है, फॉरेस्ट तो अपडेट करने के बाद इस डेटा को मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगे, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं, वन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होता है, एक होता है भौगोलिक ज्योग्राफिकल कवरेज होता है, ठीक है। वन और पेड़ कवर में वृद्धि अधिकांशतः होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि वन और पेड़ कवर सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश है, ये बात अभी भी सच है। इसके बाद महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तीन मिलाकर के बांध के पेड़ कवर आधा भाग बनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कहा था कि वन और पेड़ कवर सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य ही मिजोरम है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये सब आपको डेटा के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं वनों की कटाई के बारे में। वनों की कटाई पृथ्वी के वनों का व्यापक निष्कासन है, सबसे भूमि का क्षरण होता है। क्या, तो जिससे भूमि का क्षरण क्यों, अगर मानिए जहाँ पर पेड़ उगा हुआ है, अगर पेड़ उगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ भी होगा, बारिश होगी तो पेड़, जमीन कटेगा नहीं यहाँ पे, अगर हट जाएगा तो यहाँ पर भूमि का क्षरण होगा। वर्तमान समय दर की बात करेंगे तो विश्व की सबसे क्या है, विश्व की कीमती वर्षावनिक शताब्दी के भीतर गायब होने की आशंका है। वनों की कटाई के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कारक की बात करेंगे, बल्कि वनों की कटाई किस किस कारण से की जाती है वो देखिए। पहला तो जानते हैं एग्रीकल्चर विस्तार की बात हो रही है, एक्सपेंशन की बात। क्यों, आप बताइए कि आपके परदादाजी से लेकर के आज तक कितने जनरेशन विकसित हुई है। आपकी दादाजी बढ़े, दादाजी 4-5 भाई हो गए, फिर उसके बाद जो है आपके पिताजी बने, तो पिताजी में भाई बंटवारा हो गया। उसके बाद आप, क्योंकि आपका तो जनरेशन बढ़ रहा है, आपका तो फैमिली एक्सपेंशन हो रहा है, बट वो जो प्रॉपर्टी था, लैंड था, वो कभी बढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो इस कारण से ज़मीन को पेड़ को क्या करना, कटाई करना पड़ता है, खासकर कृषि के लिए, जिसमें उपजीविका और वाणिज्यिक खेती, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर शामिल होते हैं। वनों की कटाई का प्रमुख कारण है जो 85% वन हानि के लिए जिम्मेदार है। क्या है, 85% वन हानि के लिए जिम्मेदार होता है। खेती में परिवर्तन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात आती है। आप जानते हैं कि यह प्रथा असम और मेडागास्कर जैसे क्षेत्रों में देखी जाती है। फसलों के लिए उष्णकटिबंधीय वनों के छोटे टुकड़ों को साफ करने में शामिल है। मिट्टी की उर्वरता सीमाओं के कारण बार बार सफाई और परित्याग होता है। नेक्स्ट आता है लकड़ी की कटाई, टिम्बर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। लकड़ी और कागज, कुछ जैसे फर्नीचर बनाना हो किसी को, तो इसके लिए काटते हैं हम लोग। लकड़ी और कागज उत्पादों के लिए लॉगिंग वनों की कटाई 14% का योगदान देती है। म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, विभिन्न अफ्रीकी देश प्रमुख इसकी लकड़ी की कटाई, टिम्बर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो पहाड़ी ढलान पर खेती होती है, खासकर झूम कृषि के बारे में जो आपने सुना होगा कभी ना, जो जनजाति के लोग करते हैं खासकर पहाड़ी एरिया में, तो पहाड़ी जो ढलान पर खेती, हिल स्लोप कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग के बारे में बात हो रही है। टेरेस, ठीक है, सीढ़ी के जैसे होता है टेरेस खेती, जिसे समानांतर खेती के रूप में जाना जाता है। पहाड़ियों की ढलानों पर कटी हुई संकीर्ण सीढ़ियों पर खेती करने की प्रथा है। ये प्रथा मिट्टी के क्षरण को जन्म दे सकती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जंगल में आग, वाइल्ड फायर की बात कर रहा है, ठीक है, वनाग्नि के बारे में बात कर रहा है इसको। अब कहता है कि जो वनों की कटाई जंगल में आग से होती है, ठीक है, जैसे मानव और प्राकृतिक कारकों से प्रभावित किया जाता है। जलवायु परिवर्तन ने जंगली आग की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि की है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। वनों की कटाई का आपने देखा कि किस किस कारण से होता है। अब हम देखते हैं वनों की कटाई के नकारात्मक प्रभाव क्या है, निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, हमारे पर्यावरण पे क्या होता है, हमारे मनुष्य जीवन पे क्या पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है। पेड़ की कटाई से जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जिस समय वर्षा होना चाहिए उस समय बारिश नहीं होगी। आप देखेंगे अभी टेम्परेचर खासतौर पर गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। आप देखेंगे ठंड की जो समय है, ड्यूरेशन है, वो कम होता चला गया है। वृक्षों की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अवशोषण में कमी आती है, जिसे ग्रीन हाउस क्या बोलते हैं, गैसेस का उत्सर्जन और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जल चक्र में व्यवधान की बात है, वाटर साइकिल डिसरप्शन की बात हो रही है, वाटर साइकिल डिसरप्शन के बारे में बात हो रही है। वृक्ष वायुमंडल में जल वाष्प को वापस लौटाने में योगदान करते हैं। वनों की कटाई से वर्षा में कमी आती है, जिससे जल उपलब्धता प्रभावित होती है। नेक्स्ट आता है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को स्थिर बनाए रखती है। क्या करती है, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को स्थिर बनाए रखती है, जिससे क्षरण और भूस्खलन को रोका जा सकता है।
वनों की कटाई से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ये आपको पता है। मरुस्थलीकरण के बारे में, डिजर्टिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। वृक्षों की अत्यधिक हटाने से विशेष रूप से शुष्क भूमि में मरुस्थलीकरण में योगदान होता है। मरुस्थलीकरण से भूमि क्षरण होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, पारिस्थितिकी तंत्रों को खतरा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैव विविधता में हानि हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो जाता है। इसके निगेटिव इम्पैक्ट है, वनों की कटाई से अनगिनत प्रजातियों के आवास कम हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता में क्या होता है, हानि हो जाती है। ये आपने देखा। अब हम आते हैं, एक चीज देखते हैं कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि वनों की कटाई से लड़ने, अस्थायी भूमि उपयोग को बढ़ावा देने और ग्रह के मूल्यवान वनों और उनकी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी की सुरक्षा के प्रयास की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। हर चीज़ के लिए बिना प्रयास किए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक काम करेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, कल ही मैं गया था, खास करके ओल्ड राजेंद्र नगर में गया था घूमने के लिए। वहाँ एक मित्र से मिलना था। तो वहाँ पर एक चीज़ देखा कि जो वीगन, जो इंडिया मूवमेंट करके जो चीज़ें चलती है वेजिटेरियन को बढ़ावा देने के लिए, वीगन वाले लोग, ठीक है, वीगन इंडिया मूवमेंट, तो वो ये लोग का जो टीम था, इसने मुझे क्या कहा कि उनका फैक्ट मैंने देखा है कि आपका क्या मानना है कि जो अभी दूध आप कहा, मुझे पूछा क्या कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेज है। मैंने बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो उसने एक दूसरा क्वेश्चन किया कि आप दूध मिल्क लेते हैं, तो मैंने बोला यस, मैं मिल्क लेता हूँ, मिल्क से बनी हुई चीज़ें मैं खाता हूँ। तो उसने बोला कि आप जो है बताइए, जो आज के डेट में जो दूध का उत्पादन किया जाता है वो क्या क्रुएलिटी नहीं है एनिमल पे? ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ, नेचुरल तरीके से तो नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल तरीके से तो करने के बाद तो तुम ऑलरेडी, अगर बात देखा जाए तो नेचुरली कितने होते मिल्क, बहुत कम निकलते हैं और ज़बरदस्ती ही तो करते हैं। जैसे मान लो जो कोई गाय है या कोई भैंस है, उसका बच्चा को क्या करते हैं, थोड़ा सा पीने देते हैं, उसके बाद हटा देते हैं हम लोग, और हटा देने के बाद हम उसका दूध क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज कर लेते हैं। तो एक तरीका ये हुआ, वो तो भी एक प्रकार देखा था क्रूएलिटी ही है ना। दूसरा उन्होंने बोला कि जितना, खास करके ऑक्सीटोसिन के बारे में बात किया, कि जितना प्रेगनेंसी के समय में किसी एनिमल को या किसी भी फीमेल को पेन करता है, उस टाइप का हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, और उस इंजेक्शन के माध्यम से दूध निकाला जाता है उसके। तो वो किस स्तर का क्रूएलिटी है। इसीलिए कहा कि हम लोग, मैं एक मुहिम चला रहा हूँ इन वीगन इंडिया मूवमेंट को लेकर के, और मेरा मकसद है कि खास करके जो बकरियों को काटा जाता है, जिसे मतलब कुल मिला के समझिए ना, एनिमल पर जो क्रूएलिटी की जाती है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्रूएलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि यार सच में देखो, नेचुरली तो दूध नहीं आता। दूसरी बात, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली में देखता हूँ यहाँ पर कि जो गाय होती है, खासकर स्ट्रीट में घूमने वाली, गली में घूमने वाली, उसको सही तरीके से कोई खाना नहीं मिलता है। लेकिन अब बड़ी गौर करने वाली बात है कि जब शाम का समय होता है तो उसका कोई एक मालिक होता है, वो आता है और लेके चला जाता है, फिर दूध निकाल करके छोड़ देता है उसको। मतलब कोई फिक्स नहीं है उसका पैटर्न, क्या खाना खाएगा। देखते हैं सड़क पर यूं ही जो पॉलीथीन होता है चीज़ें। तो यही चीज़ें हैं कि एक बार जो है ना, इस पर विचार हर व्यक्ति को करनी चाहिए कि सच में जो मिल्क, क्योंकि जब मुझे कहा गया तो मैंने भी सोचने लगा कि सच में यार मिल्क तो नेचुरली आता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी विचार करना कि उसका जो तर्क था वीगन इंडिया मूवमेंट वाले लोगों का कितना % सही है और हम लोग कितने % सही है, ये भी तो देखना रहेगा ना। कोई बोल रहा है फैक्ट फिगर के साथ तो एनिमल क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्राकृतिक आपदाएं और उनका निवारण के बारे में हम लोग देखते हैं कि नेचुरल हैजार्ड्स और देयर मिटिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें कि आपदा किसी स्थिति या घटना को कहते हैं जो खतरा पैदा करती है या उसमें क्या करती है, जिसमें जीवन को चोट पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या पर्यावरण को हानि पहुंचाने की क्षमता होती है। इस चर्चा में कई प्राकृतिक आपदाओं का एक सारांश शामिल है, उनकी विशेषताओं, संभावित जोखिम और संपत्ति, जीवन और पर्यावरण को प्रभावों को उजागर करता है। आगे देखते हैं, जैसे सबसे पहले जो नेचुरल हैजार्ड्स में देखते हैं अर्थक्वेक को। क्या देखेंगे? अर्थक्वेक मतलब भूकंप को देखते हैं। भूकंप पृथ्वी की पपड़ी का अचानक हिलना होता है। किसका? पपड़ी मतलब अर्थ क्रस्ट के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लो कि ये ऊपर का जो एरिया है ना, उस अर्थ क्रस्ट के बारे में बात हो रही है। अक्सर बिना किसी चेतावनी के, जिससे कि इसकी भविष्यवाणी लगभग असंभव हो जाती है। भूकंप शास्त्र भूकंपों और उनके द्वारा उत्पन्न सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक तरंग की क्या वैज्ञानिक अध्ययन है। अब देखते हैं भूकंप के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक क्या है। पहले तो होता है कारण कि पृथ्वी के
जो पपड़ी होती है, प्लेट होता है, अर्थ क्रस्ट होते हैं, प्लेटों में से बनी होती है। और प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत बताता है कि जब ये प्लेट आपस में क्या होती है, संपर्क में आती है आपस में, जैसे मान लो कि एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ जो करेगा, टच करेगा इस पॉइंट को, तो इसी कारण से हलचल आ जाती है, तो तनाव उत्पन्न होता है। दूसरा होता है कि प्लेट एक दूसरे से अलग हो जाती है। जैसे मान लो कि एक प्लेट इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ जॉइंट था, और एक प्लेट इस डायरेक्शन में चली गई, तो यहाँ पर जो आएगा टकराव, या मतलब अलग हटेगा, इस कारण से भी आ जाती है। एक दूसरे से अलग हो सकती है, एक दूसरे के विरुद्ध धक्का दे सकती है और पार्श्व रूप से फिसल सकती है। से प्लेट की सीमाओं या पर तनाव होता है, जिसे दोष रेखाएं कहा जाता है। आगे देखते हैं, जब किसी दोष रेखा पर खासकर तनाव का बिंदु पहुंच जाता है, तो इससे दोष विखंडन या सिस्मिक वेव्स का तरंगों की रिहाई होती है, जो एक भूमिगत बिंदु से विकिरण हो करती है, जिसे फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। सिस्मिक वेव्स का प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक तरंगे के मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बॉडी वेव्स होते हैं, एक सरफेस वेव्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉडी वेव्स होते हैं और सरफेस वेव्स होते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसको आगे देखते हैं कि बॉडी वेव्स और सिस्मिक वेव्स में क्या अंतर है। सबसे पहले सिस्मिक वेव्स में आते हैं, सरफेस वेव्स में। अब सिस्मिक वेव्स में दो प्रकार, एक तो सरफेस हो गया, शरीर वाला हो गया, बॉडी हो गया, एक सरफेस हो गया। ये जो शरीर बॉडी वेव्स होता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो पी वेव्स होता है, एक एस वेव होता है। जो पी वेव्स को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव को क्या बोलते हैं? एस वेव बोलते हैं। सतह वाला जो होता है ये होता है रैली वेव्स होता है, और एक लव वेव होता है, ठीक है। चार प्रकार के टोटल अपने वेव को देखा, ठीक है। भूकंप के कारण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, पृथ्वी की सतह है, यहाँ पे पृथ्वी के भीतर की भूकंप की बात हो रही है। यही आपका पी तरंग हो गया, फ्रंट हो गया, और एस तरंग फ्रंट हो गया, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ जो देख रहे हैं कि सतही तरंग जो होता है, खास करके सरफेस वेव्स की बात हो रही है। ये सरफेस वेव्स का ये एरिया है, क्या है? एरिया है। और ये भूगर्भीय तरंगे होते हैं, जो अंदर में की चीज़ें वेव्स होती है उसका बात कर रहा है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले बॉडी वेव्स में पी और एस की बारे में बात किया ना, तो पी और एस देखते हैं। ये जो होता है बॉडी वेव्स, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती है। कहाँ से निकलती है? बॉडी वेव्स पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती है, और इसलिए प्राथमिक के तौर पे प्राइमरी वेव्स को पी वेव्स बोलते हैं, और सेकेंडरी को एस वेव बोलते हैं, द्वितीयक तरंगे बोलते हैं। ये जो पी वेव्स होता है, क्या होता है? पी वेव होता है यहाँ पे, पी वेव्स ये तीव्र होती है। क्या होती है? ये तीव्र होती है, बहुत काफ़ी फास्ट होती है पी वेव्स। ये आमतौर पर सिस्मोग्राफ स्टेशनों तक पहले पहुँचती है ये, ठीक है। ये लंबवत गति का कारण बनती है। ये पृथ्वी के ठोस और द्रव परतों दोनों में होकर गुजर सकती है। पृथ्वी के ठोस और द्रव, यह याद रखना है कि पी वेव्स कहाँ से गुजरती है? ठोस और द्रव, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों से होकर गुजर सकती है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये जिस माध्यम से गुजरती है उसमें संपीड़ित, कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों आ जाता है, ठीक है। विस्तृत दोनों होता है। जैसे मान लो कि जहाँ से भी गुजरेगी ना, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों होगा, जैसे किसी स्प्रिंग की गति के बारे में। यह आमतौर पर सिस्मोग्राफ द्वारा पहले पता चल जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको PYQ के लिए रख लीजिए। अब एस तरंगे देखते हैं, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडिनल आपने देखा और एक ट्रांसवर्स देखा आपने। ये धरती के अंदर क्षैतिज गति का कारण बनती है। क्या बनती है? क्षैतिज गति का, हॉरिजॉन्टल जो स्पीड होता है उसका कारण बनती है। और ये पी तरंगों के बाद आती है। किसके बाद आती है? पी के बाद एस आती है, ठीक है। ये पी तरंगों से धीमी होती है, क्योंकि पी आपने देखा फास्ट था, धीमी होती है। ये तरंगे केवल कहाँ? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड माध्यम से गुजरती है। ये भी याद रखना। आपने इसमें क्या देखा कि ठोस और द्रव दोनों है। इसमें देखा एस वाले में केवल ठोस है। ये धरती के ऊपर और नीचे या साइड, टू साइड तरंग की दिशा में लंबवत चलती है। कहाँ चलती है? लंबवत चलती है, ठीक है। याद रखना, ये लंबवत है और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, समानांतर हो गया। इसको समानांतर याद रखना, पी वेव्स को समानांतर, और ये लंबवत। अब चलते हैं नेक्स्ट, सतह वेव। सतह वेव में सरफेस वेव्स के बारे में। ये पृथ्वी की सतह के साथ चलती है। इस क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिशाओं में हिलाती है, ठीक है। ये लव वेव, जिसको दूसरा बोलते हैं, लव वेव से एल वेव बोलते हैं। लव वेव में ये क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल का कारण बनती है। ये जिसे जमीन की ओर एक ओर से दूसरी ओर हिलती है। ये विशेष रूप से क्षतिपूर्ण वाला, सबसे ज़्यादा जो अगर बर्बाद कोई करने का काम करता है तो यही एल वेव करता है बर्बाद, ठीक है, जिसका नाम क्या है? लव वेव। नेक्स्ट होता है रेले तरंगे, यानी रेले वेव्स। ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल और क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार की गति पैदा करती है। जहां आपने क्या देखा था?
खासतौर पे अभी आपने देखा ना कि यह क्षैतिज गति के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो इमारत और अवसंरचना को नुकसान पहुंचा सकती है रेल वेव्स। आगे बढ़ते हैं, भूकंप की तीव्रता के मापने बारे में, मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी के बारे में बात करें। रिएक्टर स्केल का नाम सुना होगा आपने, जब भी भूकंप आता है तो आपने रिएक्टर स्केल का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, एक भूकंप की परिमाण को, किसको, परिमाण को मापता है। ठीक है, मूल रूप से यह उसके द्वारा छोड़े गए ऊर्जा की मात्रा होती है। उस स्तर परिमाण एक अधिक शक्तिशाली भूकंप को दर्शाता है जिसमें बहुत अधिक मजबूत हिलना होता है। सिस्मोग्राफ की बात करेंगे, इस भूकंप की दौरान जमीन के कंपनों को रिकॉर्ड करता है। यह डेटा का उपयोग रिएक्टर पैमाने पर, किस पर, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के परिमाण को गणना करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड एंड एनर्जी रिलीज, परिमाण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड और ऊर्जा जो रिलीज होता है कितना रिएक्टर पैमाने पर, प्रत्येक पूर्णांक वृद्धि, उदाहरण के लिए 6.5 से 7.5 तक 10 गुना अधिक हिलने की आयाम और लगभग 30 गुना अधिक ऊर्जा रिहाई का दर्शाता है। देखिए कितना भूकंप घातक होता है। अब बताएं कंपैरेटिव एग्जांपल्स की बात करेंगे, आपको तब समझ में आएगा। रिएक्टर पैमाने पर 5.0 मापने वाला यह भूकंप उस भूकंप से 10 गुना अधिक हिलने की आयाम रखेगा जो 4. यानी कि कुल मिला के एक अगर पॉइंट बढ़ता है तो 10 गुना होता है और 30 गुना अधिक ऊर्जा छोड़ता है। देन ये 10 गुना ये हो जाएगा हिलने वाली, और 30 गुना एनर्जी रिलीज के बारे में बात करेगा। छोटा भूकंप जैसे 3 की परिमाण वाला होता है, मैग्नीट्यूड वाला, आमतौर पर मानव द्वारा महसूस किया जाने वाला सबसे छोटा होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब ये आता है मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाना की ओर परिवर्तन। जबकि रिएक्टर पैमाना प्रारंभिक सिस्मिक मापन में केंद्रीय है, आधुनिक भूकंप शास्त्र अक्सर अधिक व्यापक पैमाने की, जैसे कि खास करके मोमेंट मैग्नीट्यूड पैमाना का उपयोग करता है, जो बड़े भूकंपों की ऊर्जा को अधिक सटीक रूप से क्या करता है, माप सकता है। विश्व स्तर पर अधिक सार्वभौमिक रूप से लागू होता है ये पैमाना, जिसको बोलते हैं पैमाने, स्केल बोलते हैं। पैमाना एक सिस्मिक पैमाना है जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप की ऊर्जा या परिमाण को मापने के लिए, यानी एनर्जी जो रिलीज किया गया, या मैग्नीट्यूड के लिए। बड़े पैमाने के विपरीत पैमाना भूकंप के कारण होने वाले प्रभावों और क्षति का भी आकलन करता है। यह एक वर्णनात्मक पैमाना है जो रोमन के 1 से लेकर 12 तक होता है। जो होता है वो 1 से लेकर 12 तक होता है, जो क्षति के प्रभाव के बढ़ते स्तर को दर्शाता है। जैसे 1 की बात करें तो अनुभव नहीं होता है, जो अगर रिएक्टर अगर 1 आएगा में तो नहीं होता है, शायद ही ध्यान देनी होगी यदि बिल्कुल भी है तो। दूसरा होता है कि 12वां जो अत्यंत पूर्ण विनाश और वस्तुओं को वायु में उछालना होता है। यानी कोई वस्तु है तो उसको वायु में एकदम से हिला दे, ऊपर फेंक देगा, परिदृश्यों में परिवर्तन। अब हम आगे देखते हैं भारत में सिस्मिक क्षेत्र के बारे में। एक बार जान लीजिए कि भारत जो आपका प्यारा देश है वो कितने सिस्मिक जोन में बटा हुआ है, उसको देखना है। भारत को 4 सिस्मिक जोनों में विभाजित किया गया, सिस्मिक 2, 3, 4, 5, जिसमें क्षेत्र 5 सबसे अधिक सिस्मिक रूप से सक्रिय है और 2 सबसे कम है। यहाँ कहता है क्षेत्र 5 में पूर्वोत्तर भारत कौन आता है, पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग और हिमाचल प्रदेश और अन्य शामिल है। 5 में जो सबसे ज्यादा भूकंप प्रवण एरिया है आप जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है 4 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में आता है। जहां हम लोग हैं वो दिल्ली 4 में आता है। फिर 3 आता है जो केरल, गोवा, उत्तरी राज्यों के कुछ भाग और अन्य राज्य शामिल होते हैं। 2 में जहां नहीं के बराबर पता चलता है भूकंप का, इसे 2 भाग में आता है। ठीक है, अब आता है भूकंप निवारण प्रथा क्या है, अर्थक्वेक मिटिगेशन प्रैक्टिसेस क्या कर सकते हैं हम लोग। प्रभावी भूकंप निवारण के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें मजबूत निर्माण प्रथा होती है। क्योंकि घर जो बनाना है ना आपको, तो घर बनाइए तो भूकंप अकॉर्डिंग बनाइए। सूचित जन तैयारी होनी चाहिए, उन्नत इंजीनियरिंग होनी चाहिए, प्रारंभिक चेतावनियों के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी का संयोजन होना चाहिए। फिर कहता है कि योजना और निर्माण संहिता, प्लानिंग एंड बिल्डिंग कोड्स। क्या है प्लानिंग एंड बिल्डिंग कोड्स? भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा निर्देश, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। ये भूकंपीय बलों का प्रतिरोध करने में सक्षम इमारतों के निर्माण के लिए दिशा निर्देश है। इसमें ध्यान उन सामग्रियों और डिजाइनों पर है जो भूकंपीय ऊर्जा को अवशोषित और विघटित कर सकते हैं, जिससे भूकंप के दौरान क्षति को कम किया जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो का जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो थोड़ा कम क्षति होगी। नगर पालिका जांच, म्यूनिसिपैलिटी चेक्स, यह दिशा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है कि वास्तुकला डिजाइन, संरचनात्मक योजना, निर्माण सामग्री की कड़ी जांच होती है ताकि सुरक्षा मानकों का क्या हो, पालन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, जब आगे देखते हैं भूकंपों पर जन शिक्षा के बारे में, पब्लिक एजुकेशन ऑन अर्थक्वेक। बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी अगर चीजें है
तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि इस दौरान में क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, कम जनमाल की हानि कैसे हो। भूकंप को समझना, इसमें सिस्मिक तरंग, दोष रेखाओं, टेक्टोनिक्स गतिविधियों के कारण होने वाले कंपनों की व्याख्या शामिल है। इसमें लोगों को समझ में आता है कि क्यों कुछ क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए अधिक प्रबल है, जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट हो गया। तैयारी के उपाय की प्रिपेयर्डनेस मेजर्स के बारे में बात करेंगे। गिरो, ढको और पकड़ो। जैसे अगर मान लो कि तुरंत क्या करना, भूकंप आएगा तो गिर जाना है, मतलब लेट जाना है, ढक लेना है। किसको ढकना है? अपने सर को ढकना है। सबसे पहले क्या करना है? सर को ढक लेना है। और कोई ऐसी चीज हो जिसको पकड़ लेना है, ठीक है, पकड़ो। जैसे व्यवहारिक कौशल सिखाना, आपातकालीन किट बनाने के लिए तरीके, निकासी मार्गों की जानकारी देना, कैसे अगर आएगा तो आप निकलेंगे कैसे, ठीक है। अब आता है कि अभियांत्रिकी संरचनाएं, इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, डिजाइन और निर्माण, भूकंपीय निर्माण जो डिजाइन सिद्धांतों का पालन करना, संरचनाओं में लचीलापन करना, उचित भार वितरण देना, अन्य सामग्रियों का उपयोग करना कंपन का समान है। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला और इंजीनियरिंग इंटीग्रेशन के बारे में। दोनों का संयोजन होना चाहिए। यानी वास्तुकला ऐसा नहीं कि वास्तुकार के कहने पर ही सारा काम करते चले गए, इंजीनियर को रखे ही नहीं, ये भी गलत है। वास्तुकारों और इंजीनियर को इमारत की भूकंपीय लचीलापन को समझौता किए बिना सौंदर्य तत्वों को शामिल करने के लिए सहयोग करना चाहिए। मृदा विश्लेषण के बारे में बात हो रही है, सॉइल एनालिसिस के बारे में। निर्माण से पहले यह महत्वपूर्ण है कि भूकंप के दौरान एक संरचना को सहारा देने की मृदा की क्षमता का आकलन किया जाए। मृदा के प्रकार जैसे कि मिट्टी या तेल, रेत सिस्मिक तरंगों को बढ़ा सकते हैं, इसलिए विशेष नींव तकनीकों का आवश्यकता होती है। फिर आता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में, सिस्मिक मॉनिटरिंग के बारे में बात हो रही है। सिस्मोग्राफ, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, एक्सेलेरोमीटर जैसे उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग जमीन के मामूली हलचलों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये प्रणालियां महत्वपूर्ण सेकंडों से लेकर मिनटों तक की चेतावनी प्रदान कर सकती है, जिससे लोगों की और प्रणालियों को पूर्व निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल को आरंभ करने का अवसर मिलता है। फिर आता है सार्वजनिक चेतावनी प्रणालियां, पब्लिक अलर्ट सिस्टम। ये मोबाइल अलर्ट, साइरन, प्रसारण प्रणालियों से लेकर के हो सकते हैं, जो समय पर और व्यापक रूप से सभी जनसंख्या खंडों में चेतावनी प्रसारण कर सके। अब हम लोग क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम लोग सुनामी को देखेंगे। किसको देखेंगे? सुनामी देखेंगे। आज हम लोगों ने भूकंप को अच्छे तरीके से देख लिया, ठीक है। जब भूकंप से क्वेश्चन आते हैं, सिस्मोग्राफ से रिलेटेड आपने तमाम चीज़ें देखा, पी वेव्स क्या होता है, एस वेव्स क्या होता है, रिले वेव्स क्या होता है, एल वेव्स, लब वेव्स क्या होता है, तमाम चीज़ों को आपने देखा, ठीक है। तो वन को कैसे संरक्षण करना चाहिए उसके बारे में आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट जब हम करेंगे सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, सुनामी किस शब्द का निर्माण हुआ है, सुनामी का मतलब क्या होता है, हर चीज़ को देखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका पेपर 1 चल रहा है, यूनिट नंबर 9, और आगे देखना चाहते हैं तो इस यूनिट नंबर का PYQ भी करवा दिया गया है। दूसरी बात कि आप जब आपका विषय अगर हिंदी है तो वहाँ PYQ सिलेक्शन तक वाले में को भी देख लेंगे, जिससे क्या हो कि आपका क्वेश्चन बनाने का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।